नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज बहुत दिनों बाद इस चैनल पर आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि इस चैनल को 2 हफ्ते के लिए यूट्यूब ने सस्पेंड किया हुआ था। स्ट्राइक, आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम किस चीज़ की स्ट्राइक। बड़े अजीब से मुद्दों पर स्ट्राइक थे कि स्कैम कर रहे हैं हम या कोई फ्रॉड कर रहे हैं, जबकि वीडियो सिंपल ये था कि राहुल गांधी से कितनी परेशानी बीजेपी को हो रही। खैर वो अलग चीज़ है, यूट्यूब अपनी पॉलिसीज़ पे चलता, नहीं मानी हमारी रिक्वेस्ट। पर आज 2 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे मालूम है बहुत से लोग शायद देखें ना इस वीडियो को, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं चलेगा, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ी बहुत एक सांस लेने की जगह दी है यूट्यूब ने, अब बचेगा मेरा चैनल और मैं आपके साथ दोबारा इसी तरह से इस चैनल पर भी रूबरू रहूँगा। खैर चलिए बात करते हैं। दरअसल एक इंग्लिश की कहावत है, जो वो कहा जाता है ना कि यू हेट मी, यू लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। वो एक्चुअल में राहुल गांधी भी यही कहते हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग नफ़रत तो उनसे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें प्यार करने वाले शायद बीजेपी में कम हैं, लेकिन वो इग्नोर नहीं कर पाते, किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी, उनका सब कुछ राहुल गांधी के आसपास ही चलता है। कभी किसी को देखा आपने, किसी बीजेपी नेता को, मोदी जी से लेकर नीचे तक, कि वो कांग्रेस की बुराई कर रहे हो? कांग्रेस की तो यदा कदा नाम लेते हैं, बाकी गांधी परिवार, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, उन्हीं पे उनका सब कुछ रहता, फोकस उसी पे चलते हैं। तो कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जो राहुल गांधी, जिनके दिलों पे नासूर बन चुके हैं, उनको ज़ख्म ऐसे दिए हैं राहुल गांधी ने कि वो जो मिटाए नहीं मिट रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम आता है स्मृति ईरानी का। अब स्मृति ईरानी ने जब राहुल गांधी को हराया था, तो उनका जो घमंड था, इस तरह से 7वें आसमान को भी फाड़ के पता नहीं 17वें आसमान तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ये लगता है कि मेरे आगे सब छोटे छोटे नेता हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि वो ये भी सोचने लगी थी कि मैं मोदी जी से भी ज़्यादा बड़ी नेता, पॉपुलर नेता हो गई हूँ। लेकिन घमंड किसका रहा है? घमंड तो सबका हमेशा चूर हुआ है। फ़र्क ये रहा है कि घमंड तोड़ने वाले ने किस तरह से तोड़ा है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से स्मृति ईरानी का घमंड तोड़ा, मैं दुआ करूंगा राजनीति में किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वो सिर्फ हार नहीं थी, वो ह्यूमिलिएटिंग हार थी। क्योंकि किशोरी लाल शर्मा, उनका नाम स्मृति ईरानी तो दूर की बात, बीजेपी तो दूर की बात, कांग्रेस के लोगों ने नहीं सुना था, हमने नहीं सुना था। बस वो तो जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ उस दिन पता लगा दुनिया को। स्मृति ईरानी को लगा केक वॉक मिल गया, हमें भी लगा था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? स्मृति ईरानी किशोरी लाल शर्मा से हार गई। चलिए वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी को जिस तरह से दूध से मक्खी बना के बाहर फेंक दिया मोदी जी ने, वो ज़्यादा जाती हो गई उनके साथ, और अल्टीमेटली बेचारी को दुकान, अपनी एक्टिंग की दुकान पुरानी खोलनी पड़ गई। लेकिन अचानक से पिछले 2 दिनों से स्मृति ईरानी दिल्ली में एक्टिव दिख रही। क्यों दिख रही हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो ज़ख्म की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा था। और एक और हैं ज़ख्मी, जिनके दिल में नासूर की तरह चुभता है गांधी परिवार, वो है गोदी मीडिया के सबसे बड़े ठेकेदार अर्नब गोस्वामी। एक पत्रकार का तगमा लगा रखा, एक पत्रकार का मुखौटा लगा के अपने चैनल पे जिस भाषा का इस्तेमाल वो गांधी परिवार के लिए करता है, वो कहीं से भी पत्रकारिता नहीं है। मुझे उनके बीजेपी समर्थक या कांग्रेस से नफरत करने वालों से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जिस भाषा का इस्तेमाल वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए करते हैं, वो भाषा, पत्रकार तो छोड़िए, एक सड़क छाप की भी ऐसी भाषा नहीं होती, लेकिन वो करते हैं। लेकिन उस चक्कर में वो जो 400 पार का एक उन्होंने हवा फैलाई थी, जो हवा देने वाला थे 400 पार नारे को, वो अर्नब गोस्वामी सबसे आगे थे, झंडावरदार थे। लेकिन जब 240 पे बीजेपी टिक गई पिछले साल लोकसभा चुनाव में, तब से लेके राहुल गांधी से एक अजीब सी खुन्नस खाए बैठे हैं अर्नब गोस्वामी। अब 2 जख्मी, 2 जिनके दिलों में एक ही शख्स ने जख्म की है, नासूर बने, जब दोनों ही एक साथ मिलते हैं तो कहानी कुछ इस तरह से होती है। देखिए, उन्होंने कही है, आप इतना भावुक है राहुल जी के बारे में, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैंने भावुक नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा जिस दिन मेरा जन्म हुआ, हमारा जन्म किसी घर में होता है, किसी, है ना, किसी कम्युनिटी समाज में होती है, वो कहते हैं जिस दिन मेरा जन्म हुआ मैं सिस्टम में जन्म हुई है मेरी।
मैं समझ नहीं पाया। वो कहते जिस दिन मैं जन्म हुई है मैं तब से सिस्टम में हूँ। ये कौन सी विचित्र सिस्टम है? नहीं, लेकिन अर्नब जी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं लेता। मैं इसलिए कह रही हूँ, हम सब यहाँ मजाक में हंस रहे हैं। आप सोचिए एक व्यक्ति का विश्वास कितना अडिग होगा कि उसको पता है कि वही सिस्टम है। ये कोई हल्की बात नहीं है। और उस व्यक्ति को ये पता इसलिए है क्योंकि बार बार सिस्टम ने उसे प्रमाण दिया कि हाँ तुम ही हो। जी। उस व्यक्ति को एक दिन भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो व्यक्ति आज भी अडिग है। आप भले ही कहें कि 16 में बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई भी राजनेता क्या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर ये बोलकर राजनीति फिर किसी देश में कर सकता है? नहीं, उन्होंने कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कहा कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, वॉज नेवर अ नेशन, विल नेवर बी अ नेशन। ना भारत कभी राष्ट्र था, ना है, ना रहेगा। तो अगर नहीं ये है इनकी तो फॉर्मल चुनाव क्यों लड़ते हैं वो? देखिए देखिए, वो कहते हैं भारत यूरोपियन यूनियन की तरह है। मुझे ये जो मोहब्बत की दुकान की डेंजरस थिंकिंग है, आई रियली फाइंड इट वेरी डेंजरस। एक और उसका भाग पूछती हूँ, वो लोग कौन है कि ये सब जानते हुए भी फिर भी उनको वोट दे रहे हैं? अब चलिए, जख्म तो हरे हुए अलग बात है, लेकिन इसके बीच में जो झूठ की लाइन, जो अर्नब गोस्वामी, जो मैंने पहले कहा ना कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा राहुल गांधी ने किस दिन कहा था, कहाँ कहा था? या उसका एक बार कोई एग्जाम्पल तो बता दीजिए। राहुल गांधी ने वो कहा था जो हमारे संविधान में लिखा है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, वो बात उन्होंने कही थी। उसको कह रहे हैं भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे राहुल गांधी कहते हैं। और फिर स्मृति ईरानी को ये शर्म नहीं आती कि इस देश के मतदाताओं पे सवाल उठाती हैं, पूछ रही हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी को वोट कौन देता है, वोट आप लोगों को कौन देता है? कभी ये सवाल तो कांग्रेस ने नहीं पूछा। कांग्रेस का इतिहास इतना काला नहीं है जितना आपकी पार्टी का इतिहास काला है, अंग्रेज़ों के टाइम से लेकर अभी तक। आपके पास तो ले दे के एक इमरजेंसी का ढोल है, उसी को पीटते रहते हैं, लेकिन बीजेपी का इतिहास, संघ का इतिहास तो शुरू से लेकर अब तक काला ही रहा है। लेकिन फिर भी वोट मिलते हैं ना। कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि कौन इनको वोट देता है, लेकिन ये इनके काले सोच है। अब दिक्कत ये है कि काली सोच के साथ करें तो करें क्या। लेकिन करने से याद आया मुझे, मैं पहले बात कर रहा था कि स्मृति ईरानी क्या कर रही है। स्मृति ईरानी सिर्फ यहाँ नहीं है, एक्टिंग की दुकान तो उन्होंने खोल ली, हम सबको मालूम है कि एक्टिंग शुरू कर दी उन्होंने दोबारा। लेकिन 2 दिन से स्मृति ईरानी दिल्ली में है, अर्नब गोस्वामी के मंच पर जा रही हैं, फिर आज तक वाली अंजना ओम कश्यप भी उनका इंटरव्यू कर रही हैं, 2 बड़े बड़े चैनल और भी कई चैनलों पे गई है। ये अचानक से मीडिया स्मृति ईरानी को क्यों उछालने लगी है? क्या स्मृति ईरानी को फिर उम्मीद जगी है कि जो जगदीप धनखड़ की सीट खाली हुई है वो मेरे हाथ लग सकती है? क्या ऐसी उम्मीद लेके बैठी हैं? चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भी महिला हैं, उपराष्ट्रपति भी एक महिला कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि बीजेपी इतनी कैलकुलेट करेंगी, पर मोदी जी का कोई भरोसा भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्मृति जो दिख रही है, उससे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो किसी कोशिश में, किसी उसमें लगी हैं, इसीलिए आजकल दरअसल दिल्ली में दिख रही हैं स्मृति ईरानी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्मृति ईरानी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पर जिनसे वो उम्मीद कर रही हैं वो खुद बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। विपक्ष उनको पूरी तरह से घेरने के लिए तैयार है, और विपक्ष में राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। सदन में जो है वो सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। मुद्दे बहुत है, पहलगाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर से लेके ट्रंप से लेके SIR तक। सवालों के जवाब देने की बजाय मोदी जी विदेश भाग गए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अपने आप को देशभक्त कहने वाले तो भाग गए हैं, सवालों से भाग गए हैं। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो साबित करके रहूंगा कि ये इलेक्शन चोर हैं, इलेक्शन चोरी करके जीतते हैं। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी,
कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। तो ये दरअसल ये कहानी है बीजेपी में फ़िलहाल जो चल रही है, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद मिले तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा मैं, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि आप मोदी जी हों चाहे स्मृति ईरानी हो, सब एक शख्स की वजह से राजनीतिक रूप से ज़िंदा है, और वही शख्स इन सब को नीचे गिराएगा, ज़रूर गिराएगा, और वो उसी रास्ते पे चला हुआ भी है। उसने शायद मुझे लगता है कि ज़िंदगी के एक मिशन बना लिया है कि मैं जब तक इन लोगों को असली जगह पर नहीं पहुंचाऊंगा, मुझ पर जितने मर्जी प्रहार हो जाएं, मैं न रुकूंगा, न झुकूंगा, न हारूंगा, न थकूंगा। और उसका नाम है राहुल गांधी। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।